2014 में ऐवान में बिल पास हुई, मैं ऐवान में था। हमारे नुमाइंदों ने, पहाड़ी नुमाइंदों ने इस बिल के लिए वहां कोशिशें की। जो उस वक्त के अरकान कानून साजिया थे, उस वक्त की हुकूमत को तैयार किया, मजबूर किया, और ये बिल पास हुई इस वक्त 5% की। अपर हाउस में मैं खुद था, और वो लोग जो कहते हैं, जो जाकर तकरीरें करते हैं कि फलां साहब ने 4% दिलाए, वहां अपर हाउस में मैं खुद था, और वहां उस वक्त हमारे पहाड़ी लेजिस्लेटर बहुत थोड़े थे, मैं अकेला रह गया। लेकिन मेरा साथ उस वक्त महाराजा करण सिंह के लड़के आजाद शत्रु ने दिया। उस वक्त चेयरमैन थे हमारे मल्होत्रा साहब, और ये बिल पास हो गया। उसके बाद ये बिल पास होकर कंसेंट के लिए गया। इसमें चाहिए होती है मंजूरी गवर्नर की। गवर्नर साहब हमारे एनएन वोरा थे। दिस वे और दैट वे हमारे दूसरे भाइयों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद कर नाम लेते हैं, वो तरने भी लगाते हैं, वो यंत्र भी पढ़ते हैं, वो मंत्र भी पढ़ते हैं, वो जो कुछ पढ़े। अमित शाह ने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, वो यंत्र मंत्र चलने वाले नहीं है, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ ली। तो उन लोगों ने जाकर सेंटर से किसी तरह अप्रोच किया। एनएन वोरा ने इस बिल को रोक दिया। जब एनएन वोरा ने इस बिल को रोक दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम क्या करें? किसका नाम ले लें, किस लीडर का नाम ले लें, किसको प्रेजेंट करें, कहां प्रेजेंट करें? तो मैं उस शख्स का नाम नहीं ले लूंगा। ये हमारी पहाड़ी तहरीक 2008 में जेर जमीन दफन कर दी गई थी, इसका सौदा हो चुका था। तो मैं दिल्ली चला गया, मैंने कहा ये बिल तो पास करवाया था, क्योंकि हमने ये सिस्टम देखे हैं, इस बिल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिल्ली जब चला गया, वहां कहा भाई आप किन पहाड़ियों की बात करते हो? उस वक्त ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ सिंह जी। वहां एक लीडर से मैं मिला, उस लीडर ने कहा आप किन पहाड़ियों की बात करते हो? जिनकी 14 तंजीमें हैं, जो आपस में बिखरे हुए हैं। सुनते हो मेरी बात को या नहीं? गौर से सुनना, इसलिए ये लायो करो मेरी बात, ये सब तक मैसेज जानी चाहिए। आप किन की बात करते हो? जो 1.5 इंच की मस्जिदें अलग अलग बनाकर बैठे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए रिस्क लेगी? ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर ने कहा, और श्री राजनाथ सिंह जी ने खुद भी कहा, क्योंकि श्री राजनाथ सिंह जी के साथ मेरे जाती ताल्लुकात थे। जाती ताल्लुकात की बिना पर जफर मनाज साहब थे, बाकी लोग थे। जब हम उनसे मिले, ये तकरीबन सारे लेजिस्लेटर थे, तो राजनाथ सिंह ने उस वक्त मुझे कहा कि आप दिल्ली क्यों नहीं आए? वो तो सुन रहे हैं ना, वो लोग लाइव सुन रहे हैं। तो उसके बाद मुझे एक बहुत बड़े लीडर ने कहा, मैं नाम नहीं ले सकता उस लीडर का, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बोला आप लोगों के लिए कौन रिस्क लेगा? कौन पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के लिए एक वोट बैंक को छोड़ेगी? आप तो वही नहीं कहीं। मैं वहां से आया, मैंने एक शख्स को पकड़ा, आप मेरी बात सुने गौर से। हेलो, आपको मैं बोल रहा हूं, इधर देखें। ये कौमी बातें हैं, तारीखी बातें हैं, याद रखना मेरी बात में एक जरा भी झूठ नहीं है। पंचतन पाक की कसम, शोहदाए करबला के खून की कसम खाकर बोलता हूं कि इसमें झूठ नहीं है। हम खुदा की कसम कभी कभी झूठी खा लेंगे, लेकिन हम अहले बैत, अहले सदात, हम शोहदाए करबला के कसम कभी झूठी नहीं खाते, क्योंकि हक इंसाफ की जंग उन्होंने लड़ना सिखाई। तो मैं आपसे ये कहूं, मैं वहां से आया, मैंने एक शख्स को पकड़ा, मैं उसको दरगाह ले गया, मैंने उसके साथ मशवरा किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मैं गया था, ऐसे बात होगी, आप मेरा साथ दोगे एक मामले में? बोला क्या मामला है? मैंने कहा कौम का मामला है। बोले दे दूंगा। मैंने कहा तू आज तक लोगों की बैसाखियां बनकर चलता रहा है। वो शख्स मेरी तकरीर सुन रहा है, लाइव सुन रहा है। मैंने कहा तू लोगों की बैसाखियां बनकर चलता रहा, कभी किसी लोन साहब का, किसी डार साहब का, किसी मीर साहब का, किसी खान साहब का,
किसी की तू हर एक की बैसाखियां बनकर चलता रहा। आओ मैं एक काम करने जा रहा हूं, एक प्रोजेक्ट खोल रहे हैं। बोला क्या जी? मैंने कहा कौम की बेइज्जती का प्रोजेक्ट है। बोला बताओ। मैंने कहा बताऊंगा नहीं, पहले तू मेरे साथ कसम कर। कराया मैंने इसको कुरान दरगाह के अंदर, वो सुन रहा है वो शख्स, उसके हाथ रखवाए मैंने कुरान पाक के ऊपर, तो कसम करके उसको मैंने कहा हम मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को सामने लाएंगे, आप इसमें मेरा साथ दीजिए। उसने कुछ बातें बताई, कुछ उधर जाहिर किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं आज एक कांड करने वाला हूं, ये बेग साहब से भी लायो कराओ, अभी सुनाओ इन्हें। तो मैं, उसने कहा यार कोई पंगा नहीं करना, बेग साहब बड़े शरारती आदमी हैं, तो वो तुझे उठाकर मार देंगे वहीं के जाल में। मैंने कहा तू चल तो सही ना। तो कसम कर ली इसने, मैं चला गया बेग साहब के पास। अब बेग साहब के पास बेटा काफी आ गई, सब कुछ आ गया। बेग साहब बड़े खुश हो गए जब मैं आया। तो बेग साहब बैठे हैं आराम से, अल्लाह ताला उनको ईमान ता करे, सेहत ता करे परदिगार, हमारा वो ताज है, हमारी वो ऊपर से छत है। बेग साहब को मैंने कहा बेग साहब आपने डॉक्टर इकबाल की सारी फिलॉसफी पढ़ी है, सारी जो ऑटोबायोग्राफियां वो सब पढ़ी? बोला हाँ मैंने तो पढ़ी है। ऐसी कौन सी किताब जो आपने पढ़ी है जो मुझसे रह गई है? बोला ऐसी कौन सी किताब है जो मैंने नहीं पढ़ी है, वो आपने पढ़ ली है? मैंने कहा एक जगह मैंने पढ़ा है। बोला सुनाओ क्या पढ़ा है? मैंने कहा जब ये कायदे आज़म के मोहम्मद अली जिन्ना ने 308 वोट ले लिए, यहाँ जमानत उनकी जब्त हो गई, तो वो भाग गए लंदन, तो अल्लामा इकबाल उसके पीछे चले गए। अब अल्लामा इकबाल उन दिनों दूसरी दुनिया में तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे उस जमाने में, तो इसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा अल्लामा आप नमाज क्यों पढ़ते हो? बोला नहीं आज मुझे खुदा से कुछ मांगना है। तो मांगते क्या है कि परवरदिगार अली मोहम्मद जिन्ना को क़यामत के दिन मैं जितने भी अच्छे काम करता हूँ उसके बदले मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, जन्नत भी नहीं चाहता हूँ, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि क़यामत के दिन मोहम्मद अली जिन्ना को मेरा घोड़ा बनाना और मुझे उसका सवार बनाना और दौड़ते रहना मैदान में, तो घोड़े को दौड़ाना। बेग साहब ने जब बात सुनी तो बेग साहब कुर्सी से ऊपर उठ गए, वो सच्ची उठ गए। अब उस शख्स ने मुझे कहा था, जिंदा दिल था जी मेरे साथ, क्या बात बताऊं। तो अब जब उसने जो कहा था बेग साहब, फिर उठाकर बात, मैंने कहा अब तो वक्त आ गया बात करने का, तो तू खुद ही तैयार हो जा। तो मैंने भी जरूरत दिखाई। अब मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ बात करनी कोई मामूली बात नहीं है ना, लाजिक होना चाहिए, दलाइल होने चाहिए। आगे एक आदमी यूनिवर्सिटी है, कंप्लीट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये छोड़ो, ये अलग चीज है सड़कों पर नारे मारने। एमएलए एमएलसी चीफ मिनिस्टर हम भी बन सकते हैं, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग बनना कोई छोटी बात नहीं। मुजफ्फर हुसैन बेग कोई नहीं बन सकता है, प्रोफेसर भीम सिंह नहीं बन सकता है कोई, महात्मा गांधी नहीं बन सकता है कोई, नथुराम गोडसे बन सकते हैं लेकिन सावरकर नहीं बन सकता है कोई, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं लेकिन अटल बिहारी नहीं बन सकता है, इवन मोदी नहीं बन सकता है। ये बड़ी चीजें हैं। आप होम मिनिस्टरों को गिनो, 47 से आज तक कितने होम मिनिस्टर गए हैं? दो ही का नाम सर फहरिस्त है, अमित शाह का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। तो ये चीजें मैं कहूं तो बेग साहब बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या है आपका ये कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा जनाब ये जो पहाड़ी कौम है ये कहती है मुजफ्फर हुसैन बेग को क़यामत के दिन हमारी सवारी बनाना। बेग साहब के कान लाल हो गए। मैंने कहा बोला आप क्या तकाजा करते हैं मुझे क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मदद, क्या उसके हाथ ऐसे रखा पीछे, आप क्या चाहते हैं आप? तो मैंने कहा जनाब मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मोहतरमा बेग सुन रही हैं यहाँ। तो मैंने कहा बेग साहब पहाड़ी कौम कहती है मुझे कि बेग साहब को क़यामत के दिन हमारी सवारी बनाना चाहिए अल्लाह ताला। बेग साहब उठ के आप किन पहाड़ियों की बात करते हैं? जी सर ये सुन रहे सारे इतना पहाड़ी से लोग बैठे थे, रफीक हुसैन शाह साहब स्पीच करते हैं तो तुसा फोन किया सफीना बेग साहब
ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। کرو گل ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਰ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। وعلیکم السلام وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سارے آکن جا۔ اور گزارش ہے کہ اتحاد اتفاق رکھو، اور جس نے جلسہ ہوا ہے ہوم منسٹر صاحب کا اس سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اس شخص نے ساری بڑی مدد کی ہے دلی میں، انشاءاللہ اور یہ آیا اسی واسطے دیکھنے واسطے کہ میرے اس کرم کا کوئی فرق پیا نہیں، ٹھیک باقی اسی بھی انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لائیں گے، اور سب ٹھیک ہے شکر ہوتا ہے جی دل بھی رکھنی چاہیے۔ بالکل بالکل سارے ٹھیک ہیں سر، سن دے تسی اپنا فرمان بے کے پیغام ہے تسی سناؤ سر۔ بس یہی ہے کہ قومی اتحاد رکھو، اور کیا اگر چھوٹی موٹی کوئی ناراضگی ہوئے اس کو قومی قوم کے سامنے نہیں لے آنا چاہے گا۔ بالکل جناب بالکل۔ اوکے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اوکے السلام۔ تو جناب جڑا اے مسئلہ ہے، بیگ صاحب پھر اٹھے، اخے جناب یہ پہاڑی کٹھے ہوں گے، میں آپ کب سے جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں، اگر میں بیگ صاحب آنے لگا، میں تب سے جانتا ہوں جب میں میٹرک میں پڑھتا ہوں۔ وہ میری تصویر ہے، بڑی خوبصورت جی تصویر ہے، آپ نے دیکھی ہے وہ ان کی بارہمولہ میں جب پڑھتے تھے تو یہ میری تصویر ہے، تب سے میں پہاڑیوں کو جانتا ہوں۔ میں جناب آپ کس قوم کی بات کرتے ہیں؟ یہ بیچارے سیدھے سادے ہیں، معصوم ہیں، لوگوں نے استعمال کیے ہیں، ان کو اپنی سلوار میں ناڑا لگانے کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہم جائیں گے، ان کی کونسلنگ کریں گے۔ اب لیڈر کو تیار کرنا ہوتا ہے، لیڈر کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، لیڈر کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے 11 اولیاؤں کا درجہ دیا ہوتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیڈر کا اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، پانی پینا بھی عبادت، لیڈر کی گالی نکالنے بھی عبادت، ہر چیز لیڈر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ آپ پڑھیں، تحقیق کریں اس بات پر۔ تو اچھا بیگ صاحب نے کہہ دیا، ان کو کون جوڑے گا؟ تو زندہ دل نے کام سے، یہ زندہ دل نے میری یہ لال کر دی ہے ٹانگ، چونکیاں مار مار کر، اس کو قرآن رکھنا، چونکیاں مار مار کر لال کر دی کہ تو ابھی مجھے بھی مروائے گا، تو اس کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے۔ میں نے کہا مرنا ایک دن ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، تو چلو قوم کے لیے شہید ہو جائیں گے۔ اچھا زندہ دل ایک دم بول پڑ گئے، ہم نکلیں گے جی، ہم دونوں نکلیں گے، ہم ان کو جوڑیں گے۔ پھر پہلی میٹنگ ہم نے ظفر اللہ بیگ کے گھر میں کی، اڑی میں، سب پہاڑیوں کو بلایا۔ پھر ہم پونچھ زوری گئے، پھر رفیق حسین خان صاحب کے سامنے ہم نے جھولی رکھی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں مشتاق بخاری صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ دنیا بھی وہ دنیا بھی روشن کرے۔ جب ان کے سامنے ہم نے رکھا کہ مظفر حسین بیگ صاحب کو ہم سامنے لائیں تو آپ کی کیا رہا ہے، تو یہ بڑے غصے سے بول پڑے، بولا اندھا کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، 2 آنکھیں، لیکن وہ آگے آنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے بڑی کوششیں کی تھی۔ میں نے کہا نہیں جناب اس وقت کوئی اور کہانی ہو گئی ہے، تو آگے آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو آپ کو لیڈر بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بولا ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میرے پاس ایک منتر تھا، وہ میں نے پڑھ دیا۔ تو بولا وہ آئیں گے تو میں ان کے پیچھے چلوں گا، میں وڈرا کرتا ہوں۔ تو جناب پھر شادرہ شریف کی وہ کانفرنس ہوئی، لیکن میں ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگوں نے شادرہ کانفرنس میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی تھی، آپ لوگوں نے پہاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک کھیل کھیلا، آپ لوگوں نے اپنی ذاتی سیاست کے لیے لیڈروں سے عوام کو دور رکھنے کے کئی حربے آزمائے۔ لہذا میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 4% آپ نے ذکر کیا، پھر یہ دوبارہ یہ اس کے بعد بل واپس آیا، تو ہمارے لیجسلیٹرز نے، مظفر حسین بیگ صاحب نے، اس کے بعد باقی لوگوں نے بڑی چلاکی سے یہ بل بیکورڈ کلاس کمیشن کو بلوایا۔ اس میں ہمارے لوگ پیش رہے، مرتضیٰ خان صاحب تھے، سفینہ بیگ صاحب خود تھی۔ جی میں جھوٹ بول رہا ہوں سفینہ جی؟ میں اگر بول رہا ہوں تو بول دیں آپ پبلک کو۔ بیگ صاحب کا اوپر ہاتھ تھا، بیگ صاحب صبح شام لگے تھے، لیکن بیگ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ سپوکس پرسن ہیں، آپ سپوکس پرسن ہیں، کوئی اور بیان نہیں دے گا، اور کوئی بھی بیان نہیں دے گا،
क्योंकि हमारे पहाड़ी जो रात को खाना खाते हैं सुबह वो बीबीसी से नश्र हो जाता है, दूसरा कबीला जो है वो उसके काउंटर में खड़ा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि शादरा कॉन्फ्रेंस के बाद काफी अरसे तक जो है मीडिया में सिर्फ नहीं आता रहा मुजफ्फर हुसैन बेग की ईमा पर, और कोई असली बात बाहर नहीं आई जब तक आज हम इस मंजिल पर पहुंचे हैं। ये बेग साहब ने हमें मना करके रखा था। कोई बोलता है बेग साहब कहां है जी, बेग साहब ये है, 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 बेग साहब ये खड़ा है। वो क्या चौकीदार है, कोई वर्कर है, हमारे पीछे पीछे चलेगा माइक उठाकर? वो कौमी लीडर है। आप मानते हो ये चीज या नहीं? नहीं, मुंह से बोलो, मानते हो या नहीं? हमारा फख्र है, हमारे बीच में एक बैरिस्टर है। हमें जिन लोगों को अभी राशन कार्ड वो क्या बोलते हैं रजिस्टर करने के लिए इनकलाब लाना पड़ता है, उन लोगों में से एक बैरिस्टर है, उन लोगों में से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, उन लोगों में से वो आदमी है जिनके पांच बड़े वकीलों के नाम हैं हिंदुस्तान में, 5 में से एक मुजफ्फर हुसैन बेग। अब मैं यहां सिर्फ तारीफ ही करने नहीं आया हूं, लेकिन उसके बाद इसमें पीरजादा कमीशन बना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, फिर वो सोशो इकोनॉमिक सर्वे दोबारा असेंबली में आया। वहां मेरा जाती दोस्त है रविंदर रैना, उसकी काविशें रही, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का ऊपर हाथ रहा, इनकी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ और वो बिल वहां पर पास हुई। अगर किसी मेंबर ने भी सपोर्ट किया तो उसको पीछे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का धक्का था। ये किसी की जरूरत नहीं है वो बेग साहब को मुंह पर कहे मैं नहीं कर सकता हूं। बाहर तो सारे मुझे मरोड़ते हैं, गाली निकालते हैं, लेकिन मुगल देखकर फारसी आए तो तब बात है। मुगल सामने देखकर फारसी आए तो वो बात है। अभी मुझे कहो, मैंने कहा जी मैंने मुजफ्फर बेग को गेट कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब वहां जाता हूं तो मुझे पहले अपनी बात को 50 पानियों से धोना पड़ता है मुंह से निकालने के लिए, क्योंकि मैं किसी आदमी नहीं, मुजफ्फर बेग का कोई इतना जिस्मानी वजन नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ बात कर रहा हूं, एक युग के साथ बात कर रहा हूं, एक जमाने के साथ बात कर रहा हूं, एक दौर के साथ बात कर रहा हूं। ये खेल नहीं है, ये सुखी चापलूसियां नहीं है, ये झूठी चापलूसियां नहीं करता हूं मैं, हकीकत बोल रहा हूं, रियलिटी ऑन ग्राउंड। फिर दोबारा ये बिल पास हुआ, बिल पास हो गया मलिक साहब के टाइम में। वोरा साहब ने तो नहीं किया, अल्लाह ताला ने वोरा साहब का बोरा ही यहां से क्लोज किया। वो बोरा उसका जब क्लोज हुआ फिर वो मलिक साहब आ गए, फिर मलिक साहब से रेना साहब मिले, मैं मिला, बाद में मुजफ्फर बेग साहब ने क्या किया। बाकी दिल्ली में मुजफ्फर हुसैन बेग साहब भी वहां बैठकर कोई सीटियां नहीं बेच रहा था जिंदगी भर, वो वहां कुछ कर रहा था, तब चीफ मिनिस्टर बना। सीटियां भून कर नहीं बेचता था वहां चौका रोड पर। तो ये कुछ लोग बोलते हैं यार ये छोटी बातें करते हैं, छोटे लोग छोटी बातें करते हैं। जितना जिस आदमी का कद, जितना आदमी का ज़हन, इतनी बात करेगा। अब एक आदमी बैठा है चुप करके, वो जवाब भी नहीं देता इनकी बातों का, तो हम भी जवाब नहीं दें? अल्लाह ताला हमें पकड़ेगा नहीं, अल्लाह ताला हमें गर्क नहीं करेगा। 2014 का सिनेमा आपने देखा, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या अगर उसने पहाड़ियों का नाम नहीं लिया होता वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था? अगर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब टारगेट हुए, पॉलिटिकली टारगेट हुए, मैं पॉलिटिकली टारगेट हुआ, वो इसलिए हुआ कि हम पहाड़ियों की बात करते थे। कौन पॉलिटिकली टारगेट हुआ है मुझे बताओ, एक नाम बताओ जो पॉलिटिकली टारगेट हुआ है। हमें तो सेल में भर कर रख दिया, हमने तो टोकरी में भर कर रख दिया। हम तो कोई पार्टी, क्या बताएं अब, क्या बताएं, हमारी जुबान बंद है। लेकिन सिर्फ पहाड़ी काज के लिए। भाई आप लोगों ने तो एंजॉय किया, आप लोगों ने मिनिस्ट्रियां भी एंजॉय की, पोस्टर्स भी एंजॉय किए, नौकरियां भी एंजॉय की। और ये मैं बोलता हूं, मेरे पास 2 कमरे हैं, मैं एमएलसी रहा हूं, मेरा बाप बहुत बड़ा ठेकेदार, लगभग
30% कश्मीर ने इसके साथ मजदूरी की है। अभी मुझे बोल रहा था नाम यहाँ से कौन कौन लोग मेरे साथ आते थे, फिर वहां से कौन आते थे लोग, और ठेकेदार वो सामने बैठा है, और ठेकेदार बेगों में रुपए लाते थे, लेकिन मेरा बाप त्रोड़ों में रुपए लाता था, सीमेंट के त्रोड़ों में। रेजिडेंसी रोड में होती थी ट्रेजरी उन दिनों, ये पता कर लो। राजा वली मोहम्मद खान साहब थे हमारे, वो म्यार वाले, उनका लड़का इनका पार्टनर था। बाकी शेख अब्दुल शकूर खान थे यहाँ पर, एक राइड कंपनी होती थी इन दिनों, 3A एंटरप्राइज होती थी, तीर्था माहूजा होती थी। मैं बाप के मकान से अलग हुआ, मैं MLC रहा हूं, मैं 2 कमरों में रहता हूं, यही बात है जी, यही बात है। और मेरे 2 कमरे मुझे ही नहीं, ये मोहन भागवत तक पता है इसके पास 2 ही कमरे हैं। ये मोहन भागवत तक पता है, ये फारूक अब्दुल्ला तक पता है, ये नीचे सबको पता है, उधर से उधर तक रैना को भी पता है। वो रविंदर रैना भी मेरे उन 2 कमरों में आया और किचन में घुस गया सीधा। तो ये चीजें हैं मेरे भाइयों कि ये बिल पास हुई, फिर 1% काटा गया। उसके बाद 2020 में ये इंप्लीमेंट हुआ, रविशंकर प्रसाद जी आए, बीजेपी ने सपोर्ट दिया, हम शुक्रगुजार हैं बीजेपी के। इसलिए देखो, मैं अपने आप कुर्बान कर चुका हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर मरूं या उधर मरूं एक ही बात है। लेकिन मैं शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, जिसने हमारे साथ अच्छा किया उसका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं शहीद हूं, मैं ना शुक्र नहीं, मैं उसका शुक्र अदा करूंगा। मैं राजा दायर का शुक्रिया भी अदा करता हूं, जिस राजा दायर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम किया था। हम हिंदुस्तान के राजपूतों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब हमें मक्का से काटा फाटा गया, जब मक्का को 3 दिन हलाल कर दिया गया यजीद की फौजों पर, हम वहां से भागे, हमें राजा दायर ने पनाह दी, हमें हिंदुस्तान के राजपूतों ने पनाह दी। मैं बहुत इज्जत करता हूं हिंदुस्तान के राजपूतों की। ये तारीख है, ये तारीखी हकीकतें हैं। और मैं बसीत सैयद हिंदुस्तान के खिलाफ बोलूं तो शायद वो मेरे मजहब की तौहीन है। क्यों? हिंदुस्तान ने तब हमें पनाह दी जब हमें करबला के मैदान में काट फाट चीर फाड़ कर रख दिया गया, जब हमारी साहबजादियों को नंगा शाम के बाजारों में चलाया गया। मेरे भाइयों, बातें करना अलग बात है। 2 फलसफे हैं दुनिया में, यजीदी फलसफा और हुसैनी फलसफा। या यजीदी फलसफे पर रहो या हुसैनी फलसफे पर रहो, आप दोनों फलसफों पर एक टाइम नहीं चल सकते हो। आप हुसैनी फलसफे पर रहोगे तो आपने हक और इंसाफ की जंग लड़नी है, ताड़ी बजाओ ना, आपने करबला की तरह सिर्फ कटाना है। आप यजीदी फलसफे पर रहोगे तो आपको उस मौत का भी पता है, उस जिंदगी का भी पता है। सीधी साफ बात है, स्पष्ट बात है। लिहाजा वो बिल जो पास हुआ वो इस तरह हुआ। कोई बोलता है जी उसने सिफारिश कर दी, कोई कहता है उसने सीटी बजा दी, कोई कहता है उसने बिगल बजा दिया। ये मैडम क्यों नहीं जवाब देती है? मैडम को तो सारा इस कहानी का पता है। ये रात के 2-2 बजे तक तो मैं चाय पिलाती थी। ये बेग साहब के आने के बाद सब कुछ हुआ। बेशक बीजेपी ने हमारे ऊपर एहसान किया, हम ममनून और मशकूर हैं, हम ममनून और मशकूर हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आप लोगों से, आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ये जो फाइल चली, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की। ये हमारे सरहदी साहब बैठे हैं जिन्होंने कोई सरहद तोड़ने के बगैर छोड़ी नहीं है जिंदगी में। ये हमारे बुजुर्ग हैं, जफरुल्लाह बेग साहब हैं, बाकी लोग हैं, बाकी लोग हैं। यहां वो हमारे काली शेख साहब हैं। इस हमारी पहाड़ी तहरीक जो है, ये पहाड़ी का नाम मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी साहब ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में एंटर करवाया था। फिर पहाड़ी फोरम बना कुपवाड़ा से, चलते चलते ये तहरीक चलती गई आगे। एक बोर से फितना उठा, पहाड़ी मेंबरान को बाहर निकाला, हमारे नंगाबाजी साहब के लड़के सईद दामन शाह साहब हक्काबाजी को, और उसमें नुरुल्लाह कुरैशी साहब भी थे, उनको बाहर निकाला। हमने गलतियां कहीं नहीं की हैं। गुजर हमारे भाई हैं, गुजर हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे बदन का हिस्सा है।
میں خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میں خون حضرت علی شیر خدا ہوں, میں خون حضرت حسین علیہ السلام ہوں. میں کبھی تفرقے کی بات نہیں کروں گا. مجھے میرے جد امجد نے حکم دیا ہے امت واحدہ قائم رکھو, امت واحدہ قائم رکھو. یہ کوئی مذہب کی لڑائی نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ معاملات کی لڑائی ہے. اور معاملات ہمارے گجروں کے ساتھ ہیں بھی نہیں, معاملات ہمارا حق ہے. ہم اپنے ملک کے بادشاہ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی آئین کے دائرہ کار کے اندر مانگ رہے ہیں, اور ہمارے ملک کا بادشاہ ہمیں دینا بھی چاہتا ہے, وہ دینے کے لیے تیار بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ مل بھی جائے گا آپ کو. اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں نہ بنائیں, یہ الگ الگ نہ ہو جائیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں سید زادہ ہوں, مسلمان ہوں, میں اس چیز پر سختی سے یقین رکھتا ہوں. میرا ایمان ایمان مصمم ہے, میرا ایمان ایمان متزلزل نہیں ہے. اگر میں ایمان متزلزل رکھتا تو پھر آپ کے منسٹر کو میں کرسی سے نہیں اتارا. میرا ایمان مصمم تھا, کسی ایس پی ڈی ایس پی نے اس کو اتار سکا, میں نے اتارا. رفیق شاہ نے اس میرے رب کے حکم سے, پنجتن پاک کے حکم سے. اس نے ہمارے وائس چیئرمین پہاڑی بورڈ کے لیے بورڈ میٹنگ میں کرسی نہیں رکھی تھی. بہانہ یہ بنا محترم بخاری صاحب کے لیے, اور میں ایم ایل سی کی حیثیت سے بورڈ میں شامل تھا. میں نے اپنی کرسی چھوڑی, اور میں جب اٹھا تو میرے اس سائڈ بیٹھی تھی یہ شاہ مدگل, وہ ڈی سی تھی بعد میں یہاں, لیکن ان دونوں پروجیکٹ افسر تھی کسی کی. تو وہ اس نے اپنی کرسی چھوڑی میرے لیے, تو میں نے بخاری صاحب کو اپنی کرسی چھوڑی. بخاری صاحب 5 منٹ تک کھڑا رہا, 5 منٹ تک کھڑا رہا. یہ سید مشتاق حسین بخاری صاحب کپواڑہ میں بورڈ میٹنگ میں 5 منٹ. جب میں نے دیکھا کرسی نہیں ہے اس کے لیے, بورڈ نہیں ہے, نیم پلیٹ نہیں ہے, جس کو فاروق عبداللہ صاحب نے بھیجا ہے, عمر عبداللہ صاحب نے بھیجا ہے بورڈ میٹنگ میں, تو یہ تاج صاحب ایز چیئرمین اس کے لیے کرسی کیوں نہیں لگوا رہے ہیں, یا لگوائی کیوں نہیں ہے, یا ڈی سی نے کیوں نہیں لگوائی ہے. پھر میں نے وہ کہاں سے کہاں پہنچا میں یہ آپ کو پتا ہے, لیکن میں آپ کو لاسٹ پر آخر پر میں کہوں, میڈم کو بھی بولنا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, اتحاد بہت بڑی چیز ہے, اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. اتحاد اتفاق قائم کرو, ایک ہو جاؤ, اکھنڈ ہو جاؤ. یہاں میں پچھلی بار آیا تھا, میں نے بیگ صاحب کی کنگرن سے یہاں کہا تھا کہ یہاں ایک عارضی کمیٹی تب تک ہے. ابھی اڑی میں کوئی بھی کمیٹی نہیں بنی, پہاڑی فورم کی کوئی کمیٹی نہیں ہے یہاں کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے پہاڑی فورم. پہاڑی فورم وہ ہے جس کے سربراہ سرپرست مظفر حسین بیگ صاحب. پہاڑی فورم وہ ہے جو ہمارے بزرگ چلا رہے, اور میں اسی کے بہاف پر, اسی کی ایما پر یہاں آیا. اب کتنے فورم آپ بناتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے. کل بھی کسی نے فیس بک پر چڑھایا تھا, پہاڑیوں کے لیے ایک فورم بنانا چاہتا ہوں, نام بتاؤ. تو میں نے لکھا, میں نے کہا پہاڑیوں کی ایک تاریخ, پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم پہلے سے چل رہی ہے. اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, اس وقت بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہو, آپ سب اپنے اپنے قبیلوں کے, اپنی اپنی برادری کے سربراہ ہیں. یہاں پر اس وقت کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہماری میسج یہی ہے کہ آپ ایک ہو جائیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ہمارے لیڈروں نے جو کچھ کرنا تھا, ہم نے جو کچھ کرنا تھا, ہم نے یہ کتاب مکمل کر دی ہے. ہماری تحریک نے جو کچھ کرنا تھا, ہمارے عظیم جانثار لیجسلیٹر نے جو کچھ کرنا تھا, اراکین قانون سازیہ نے وہ سب کچھ کر دیا ہے. ہمارے دانشوروں نے جو کرنا تھا سو کر دیا ہے. آپ ایک کام آپ نے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے یہ سر دکھانے کہ ہم کتنے سر ہیں.
सियासत में सिर गिने जाते हैं, सिर्फ तोले नहीं जाते हैं। यहां ये कोई नहीं देखता ये सैयद रफीक शाह है, इसका सिर ही बड़ा लोग बात है जी, सुभान अल्लाह, सैयद के आगे चलना भी बड़ा गुनाह है कि नहीं। यहाँ पीछे लात मारते हैं सैयद को ऐसे, वो आगे ऊंधे मुंह गिर जाता है, या टांग में टांग मार देते हैं। यहाँ गुफार गनई के सिर की भी वही कीमत है जो सैयद रफीक शाह के सिर की कीमत है। सैयद साहब सही बात है, सही बात है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। यहाँ अहमद शेख के वो वोट की भी वही कीमत है जो हमारे सैयद साबर हुसैन शाह साहब की है। ये सियासत है, जमहूरियत है। यहाँ सिर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं। लिहाजा आप मुतहिद होकर, मुस्तहकम होकर परसों के प्रोग्राम के लिए तैयार रहें। और मैं आज यहां से लाइव पैगाम दे रहा हूं तमाम लोगों को कि यह प्रोग्राम जो मुनक्कद हुआ है, मुझे मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब ने फोन करके कहा कि आप वहां चले जाओ। बेग साहब से मेरी बात हुई, सफीना बेग जी के साथ मेरी डिस्कशन हुई, ये पहाड़ी फोरम की जितनी भी लीडरशिप है सबके साथ मेरी डिस्कशन हुई, और रशीद भट्ट साहब के साथ डिस्कशन हुआ। सबने कहा जी जाओ, आप जाओ वहां पर, आप नुमाइंदगी करो जी। मोहतरमा बेग साहब भी आ रही हैं, लेकिन मैं उन लोगों, उन दो साथियों को ये कहता हूं कि आप लोग क्यों सब्र से काम नहीं लेते हैं, आप बुर्दबारी से काम क्यों नहीं लेते हैं। अगर आप बड़े हैं तो बड़ा होने का सबूत दे दें, आप अपनी अजमत का सबूत दे दो। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम का सिर तलवार से चीर दिया इब्न मलजम ने, हैं इब्न मलजम ने, तो इमाम मोहतरम ने अपने बेटों को कहा अभी इसको कत्ल नहीं करता, इसको, इसकी इज्जत करो, इसकी रिस्पेक्ट करो। अगर ये मैं इसकी इस वार से मैं शहीद हो गया तो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, अल्लाह पर छोड़ता हूं। लेकिन मेरे इस जो कातिल है या जिसने मुझ पर वार किया है, इसको मेरे सामने नहीं पीटना, इसको मेरे सामने तलवार का वार किया उसने। इसको बोलते हैं ग्रेटनेस, अजमत। अजमत तो यह होती है। बहाल हमारे बीच में तो कोई बात नहीं, हमारे बीच में तो कोई चीज नहीं है। जिन लीडरों की आज से मैं ये कहूं, जिन लीडरों की बदनामियां होती हैं, जिन लीडरों को बदनाम किया जाता है, उन्हीं लीडरों की वजह से ये कौम कहीं पर खड़ी है आज। जिनके पीछे ये साजिशें की जाती हैं, उनकी वजह से ये कौम खड़ी है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं तमाम साथियों से, तमाम पहाड़ी कौम से कि आप आपस में मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। पहाड़ी तहरीक एक है। पहाड़ी यहाँ कर्रा कुपवाड़ा से लेकर उड़ी बारामूला से लेकर पुलवामा अनंतनाग से लेकर पीर पंचाल की चट्टानों तक पहाड़ी एक है, मुत्तहिद है। पहाड़ी कबीला एक है, हम सब हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पहाड़ी एक हैं, हम पहाड़ी एक हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगला प्रोग्राम तुसा को सफीना बेग जी देसी, जिस तरह देसी उस तरह